वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन से लिया है। यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन पर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर रहे हो ना, आप साथ साथ में ग्रेविटेशन भी रिवाइज किया करो, क्योंकि वहां पे रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा सिमिलर मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको सिंपली बोला गया है, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा स्टार्ट में, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम में आपका जो प्रोटॉन पे टोटल चार्ज आता है या जो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वहां पे। दैट मींस अगर मैं प्रोटॉनिक चार्ज की बात करूं वो E प्लस डेल्टा E है, स्लाइटली यहां पर ज्यादा है प्रोटॉन्स का चार्ज इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप देख लो पहले हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज कितना है। तो स्टेप नंबर 1, let us evaluate the total charge on a hydrogen atom। यहां पर आप देखोगे यूजुअली एटम न्यूट्रल होते हैं, दैट मींस जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट किया गया है जहां पर आप देख रहे हो कि प्रोटॉन का चार्ज स्लाइटली ज्यादा है। प्रोटॉन का चार्ज स्लाइटली ज्यादा है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है यहां पे। तो अगर मैं बात यहां पे करूं स्टेप 1, दैट मींस नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। तो नेट चार्ज कैसे आप निकालोगे, मैं लिख सकता हूं यहां पे Q नेट इट इज इक्वल टू, अब देखते जाओ इन दोनों चार्जेस को एड अप करते जाओ, इट विल बी चार्ज प्रोटॉनिक चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहां पर आप देखोगे कि प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज है E प्लस डेल्टा E और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E होता है। तो इक्वेशन में आपको नेगेटिव को लेना बहुत जरूरी है, अगर नेगेटिव नहीं लिया क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आप देख लो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हाइड्रोजन पर नेट चार्ज डेल्टा E है और ये चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में मैं सिनेरियो लेता हूं और मैं क्वेश्चन का सिनेरियो लेता हूं कि जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पुट किया गया है उसी सिनेरियो को समझते हैं। तो स्टेप नंबर 2, आप देखोगे कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, यहां पे दो हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन एटम का मास आपको mh देकर है। अच्छा, इस पे चार्ज जो आपके पास है वो डेल्टा E है, मगर ये डेल्टा E आपका पॉजिटिव है। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एटम सिमिलर होगा, इसका मास आपको mh देकर है। और अगेन अगर मैं यहां पे चार्ज की बात करूं, यहां पर भी चार्ज आपका डेल्टा E है और ये डेल्टा E पॉजिटिव है। मैं लिखता हूं यहां पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डेल्टा E आपका पॉजिटिव है, ये डेल्टा E यहां पर आपका पॉजिटिव है। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपके पास दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज के बीच में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, इन दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों फोर्सेस को इवैल्यूएट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि डेल्टा E का ऑर्डर क्या होगा, तब हमें पता क्या चलेगा डेल्टा E का ऑर्डर क्या होगा। तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात पहले करूं, यहां पर ये बॉडी भी पॉजिटिव है, ये बॉडी भी पॉजिटिव है, ये बॉडी इस बॉडी को इस साइड से रिपेल करेगी, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स होगा और ये रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मैं Fe लिखता हूं, मुश्किल है नहीं। अच्छा, अगर इस बॉडी पर रिपल्सिव फोर्स लगा, इन टर्न न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा ना, ये बॉडी इस बॉडी पर रिपल्सिव फोर्स आगे की तरफ देगी, तो इस बॉडी पर भी रिपल्सिव फोर्स आगे की तरफ लगेगा, एंड दिस इज अगेन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉइंट नंबर 2, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास ये है कि ये बॉडी का कुछ मास है, इस बॉडी का भी कुछ मास है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी आ जाएंगे पिक्चर में। दैट मींस ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लगेगा। अच्छा, अगर इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इस बॉडी को पुल मिला इस बॉडी की तरफ, मैं बोल सकता हूं कि इस बॉडी को भी आगे की तरफ पुल मिलेगा, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगेगा। अब जरा देखते जाओ, यहां पर अगर मैं बात करूं, आप फॉरवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लो, बैकवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लो। इस बॉडी पे अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स कितना है, 0, आपके क्वेश्चन ने कहा है। अगर नेट फोर्स 0 है, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास Fg माइनस Fe जो होगा ये 0 के बराबर होगा, बिकॉज नेट फोर्स आपकी बॉडी पे 0 है और आपने Fg आगे वाले फोर्स को पॉजिटिव लिया, तो पीछे वाले फोर्स को क्या लोगे, नेगेटिव। इन दोनों का नेट यहां पे किसके बराबर, 0 के बराबर। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना, और आपका जो Fg होगा वो Fe के बराबर होगा। अब जरा देखते जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, जरा देखते जाओ। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन की बात करूं, इट इज G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा ना, बॉडीज के बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन, लेट दैट बी r, लेट दैट बी r। तो इसमें कोई इशू है नहीं। फर्दर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, इट इज K टाइम्स, फिर यहां पर आप क्या लिखोगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
सेपरेशन तो दोनों जगह पर सेम आने वाला है दोनों फोर्सेस में, तो जरा पहले यहां पर Fg में पुट करते हैं इक्वेशन। तो Fg आप देखोगे कि आपके पास G आएगा, फिर आपको मास यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन लेना होगा, दूसरा भी हाइड्रोजन है वो भी हाइड्रोजन का मास ही आएगा, सो इट विल बी mh² डिवाइडेड बाय सेपरेशन r², इट इज इक्वल टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो आपके पास पहले K आएगा, फिर आपका Q1 Q2 है, Q1 यहां पे डेल्टा E है, Q2 भी आपका यहां डेल्टा E है, तो ये डेल्टा E² आ जाएगा डिवाइडेड बाय r²। r² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो फर्दर देखते हैं, आपको तो डेल्टा E निकालना है, मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि डेल्टा E² अपनी जगह पे इट इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई K, फिर आपके पास आ जाएगा mh²। बहुत आसान है, अब आराम से देखते जाओ। मैं लिख सकता हूं कि जो आपका डेल्टा E आएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ G बाई K टाइम्स mh, क्योंकि जब आपने दोनों साइड से रूट लिया, इस टर्म पर तो रूट आ ही जाएगा, बट ये mh² है, यहां स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट, हो बचेगा क्या, सिर्फ mh बचेगा। वैल्यूज को पुट करते हैं, जरा G का वैल्यू देख लो, 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वैक्यूम के लिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना देकर है आपको 1.67 इंटू 10 रेज पावर -27, 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27। सिर्फ पावर्स का टेक केयर करो, क्योंकि यहां पावर्स के बीच अच्छा खासा सेपरेशन है, नियरेस्ट पावर की तरफ जाओ, वही आपका आंसर होने वाला है। देख लो कैसे, यहां पर अगर मैं बात करूं डेल्टा ई की, अगर यहां पर मैं डेल्टा ई की बात करूं इट इज इक्वल टू, आप देख लो यहां पर ये 10 रेज पावर -11 है, 10 रेज पावर -11, 10 रेज पावर 9 ऊपर जब जाएगा तो 10 रेज पावर -9 बनेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6.67 डिवाइडेड बाय 9, और यहां पर आपके पास जब ये ऊपर जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 10 रेज पावर -20, 10 रेज पावर -20 का रूट लोगे तो बन जाएगा 10 रेज पावर -10, और यहां पर आपके पास 1.67 है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -27, तो आपका जो डेल्टा E है इट विल बी इक्वल टू 1.67 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि अंडर रूट 9 3 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -37। ऑर्डर को चेक करो, ये वाला पार्ट जो है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वाइज तो लगेगा ये मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, नहीं रुको, आप ऑर्डर को चेक करो, 10 रेज पावर -37, 10 रेज पावर -37 डायरेक्ट एक ऑप्शन है। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये फैक्टर 10 के बराबर हो सकता है, 10 से बड़ा हो सकता है, फिर 10 रेज टू द पावर -36 आ जाता, या 10 रेज पावर -38 आ जाता, मगर आएगा आंसर यहीं पे 10 रेज पावर -37, -36, -38 के आसपास का ही। तो आप देखोगे कि यहां पर आपका -37 है, तो आप डायरेक्टली इसी को टिक दे सकते हो। तो इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को कैरी करो, हमेशा क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस अगर ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर इन कैलकुलेशंस को आप स्किप कर सकते हो। बट हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब आपको 4 ऑप्शंस ऐसे दिए होते, 10 रेज पावर -35, -36, -37, -38, तब आपको इसको अच्छे से इवैल्यूएट करना था, फिर ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना था। तो इस कम्बैट में इतना काफी, नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।